तो चलिए आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 का एक चैप्टर करते हैं। उसमें वो चैप्टर का नाम है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सॉल्वेंट, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बीएससी के सेकेंड ईयर में कि व्हाट आर द प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे अपने पेपर 3 में, स्पेशली ये पेपर 3 के लिए है। पेपर 4 का भी बनाया जाएगा, वीडियो है उसका, आप देख सकते हो। तो कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे, व्हाट डिफाइन सॉल्वेंट, या क्वेश्चन पूछ दे वाटर प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, या सॉल्वेंट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास पावर होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होना, उसे हम लोग सॉल्वेंट कह सकते हैं। एग्जांपल हो गया वाटर, अमोनिया, CCl4 एक्सेट्रा। हम लोग लिख सकते हैं solvent can be defined as those substance which can dissolve। सॉल्वेंट कोई भी सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो सकता है इन अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल हम लोग ने एक लिख लिया NH3 CCl4 H2O हो गया, वाटर या H2O। अब सॉल्वेंट जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका प्रोटॉनिक एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है एसिड सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट, या इसको हम लोग बेसिक सॉल्वेंट बोले या एम्फियोट्रिक सॉल्वेंट बोले। थोड़ा सा नाउन नेम जो प्रोनाउंसिएशन है इसका थोड़ा अटपटा सा है, इस वजह से। दूसरा आपका जो हो गया वो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट। तो इसको लिखने के बाद आप थोड़ा सा उसको क्लासिफाई कर दो सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं सॉल्वेंट आर मेनली of various types and those are listed below, जो कि नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहला प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट। दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा होता है हमारा एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्वेंट। तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा जो होता है वो हमारा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तीसरा जो होता है वो हमारा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग होता है। आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होता है। ये तीन तरह के बेसिकली होते हैं हमारे। ठीक है, अब उसमें हमें प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बीएससी पार्ट 3 में पूछता है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, वो समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोटॉनिक एंड एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए प्रोटॉनिक और एप्रोटॉनिक, प्रोटॉनिक कहने का मतलब ही, प्रोटॉनिक जो वर्ड है उसी से समझिएगा कि प्रोटॉन्स के बारे में बात करेगा। केमिस्ट्री है तो प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोटॉनिक और एप्रोटॉनिक पाते हैं। प्रोटॉनिक सॉल्वेंट पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होता क्या है। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कौन सा, H+ आयन जो हो गए, वो H+ आयन को जो डिराइव करे उन्हें हम लोग प्रोटॉनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट विच कैन या सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन्स कैन बी derived, solvent from which protons can be derived are called protonic
सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन्स लिख रही है तो यहाँ पे कर लेंगे दैट इज H प्लस आयन, H प्लस आयन, ये प्रोटॉन्स है हमारे केमिस्ट्री में। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट का, तो ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट हो गया सॉल्वेंट जिसमें से प्रोटॉन्स नहीं निकलते हो, सॉल्वेंट फ्रॉम विच प्रोटॉन कैन नॉट बी ऑर्डिनरली डिराइव्ड आर कॉल्ड ए प्रोटॉनिक। सॉल्वेंट फ्रॉम विच protons can not be easily derived are a protonic solvent। हो गया, यही था आपका क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो था। अब इसमें हम लोग प्रोटॉनिक या प्रोटॉनिक देख लिए, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्वेंट भी देख लेते हैं, और आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग भी सॉल्वेंट देख लेते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, और याद करके आपको सिर्फ लिखना है। ये पिछले बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, हमारा जो नीलांबर पीतांबर है वो भी पूछते रहता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, 1.5 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा जो था कौन था, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एसिडिक सॉल्वेंट क्या होता है, एसिडिक की बात कर रहा है, एसिडिक जब बोल रहा है तो हम लोग जो है एसिड से रिलेटेड वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा सॉल्वेंट विच हैव ए स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट which have greater tendency to solvent which have greater tendency to give protons are called acidic solvent। हो गया। तो भाई बेसिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, एग्जाम्पल जो है वो ज्यादा हमारे सर जो है वो मानते रहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे लिक्विड HF लिख लिया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फार्मूला जानते ही होंगे। बेसिक सॉल्वेंट की बात करें, अगर हम लोग बेसिक सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट विच हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, सॉल्वेंट विच हैव strong affinity for protons are called basic solvent। सिंपल वर्ड यूज करना है, सिंपल वर्ड में लिखोगे ज्यादा मार्क्स मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि बुक का छापें, समझने वाली चीज है, आसाम से समझ लेंगे, याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्वेंट और बेसिक सॉल्वेंट हो गया। तीसरा जो था हमारा क्या था, आयोनिक एंड नॉन आयोनिक, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। थर्ड जो था हमारा वो था आयोनाइजिंग सॉल्वेंट एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आयोनाइजिंग वर्ड जो हो रहा है तो आयंस के बारे में बात कर रहा होगा, आयंस के बारे में बात कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट आर दोज विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग ऑटो और सेल्फ आयोनाइजेशन। आयोनाइजिंग, इसके बारे में बताता हूं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट आर दोज which are capable of auto-ionization. Auto-ionizing are called ionizing solvent। वैसे सॉल्वेंट जो खुद ब खुद आयोनाइज होने लग जाए, वैसे सॉल्वेंट जो खुद ब खुद आयोनाइज हो जाए, कैपेबल हो खुद ब खुद आयोनाइज होने के लिए, उनको आयोनाइजिंग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा NH3 N प्लस H3, H2O जो है H प्लस OH माइनस। तो इसमें
नेगेटिव आ गया, आयंस है, तो ऑटोमेटिक जो कैपेबल होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो बात करते हैं, अगर हम लोग आयोनाइजिंग की बात कर ली तो नन आयोनाइजिंग की भी बात कर लेते हैं। नन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या है भाई? नन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट तो ठीक इसका अपोजिट होगा, क्या होगा? सॉल्वेंट विच डू नॉट आयोनाइज एट ऑल, सॉल्वेंट विच डू नॉट आयोनाइज, सॉल्वेंट विच डू नॉट ionize at all are called non-ionizing solvent। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? कुछ नहीं, सिंपल है। एक एग्जांपल ले लो भाई, एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? तो एग्जांपल, इसका एग्जांपल नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए था वो आयनाइजिंग, हमें जो प्रोटॉन वाला वर्ड चाहिए था उसमें एग्जांपल देना जरूरी है। इसमें नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई बेसिक ले सकते हैं, NaBH3 ले सकते हैं, जितने भी बेसिक सब्सटेंस उसको इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। तो ये था आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या होते हैं सॉल्वेंट के। किसी भी सॉल्वेंट के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पार्ट 2 में स्पेशली पूछे जाते हैं, पेपर 3 में। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है, क्या है हमारा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। कैरेक्टर बहुत पूछता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा पूछता है। तो कैरेक्टर क्या है, या दूसरे शब्दों में इसको पूछ लेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट बताइए। बात सेम है, तो क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के जो कैरेक्टर प्रॉपर्टी होते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो होता है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद विस्कोसिटी, कितना विस्कस होता है इसका फ्लो। सेल्फ आयोनाइजेशन, वो सब इसके कैरेक्टर हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में और डिटेल लिखेंगे हम लोग, पहले उसको बताएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो हो गया, सेकंड क्या हो गया हमारा? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन। एंड थर्ड क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। फोर्थ हमारा क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, VISCOCITY, विस्कोसिटी। एंड 5 हमारा क्या होता है? 5 जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन, दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन। हो गया, ये हमारे 4-5 बेसिक पॉइंट है। इन्हीं को हमको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देना है, क्योंकि BSc है तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, इस पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। तो देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इंडिकेट द रेंज ऑफ टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ये बताता है कि उसका क्या टेम्परेचर का रेंज है, कितना तक वो जा सकता है। उसके बाद उसकी भी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर विच इट कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट कितने देर तक किसी भी लिक्विड फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताता है। किसी भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर के बेसिस पे उसका एक मिनिमम फिक्स टेम्परेचर होता है, उससे ज्यादा जाएगा तो लिक्विड से वो वेपराइज होने लगेगा, तो वो बताता है।
तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग point of a solvent indicates the range of temperature over which it can exist in liquid state at under atmospheric pressure. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एट, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेम बात है। तो हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, सॉरी हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या है हीट ऑफ फ्यूजन, क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, हीट ऑफ फ्यूजन इज defined as, लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। Heat of fusion is defined as the amount of heat absorbed by 1 mole of the substance to change from solid to liquid, state। ठीक है, क्या है भाई इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। Heat of fusion defined as the amount of heat absorbed by 1 mole of substance। Heat of fusion वो होता है जिसमें 1 मोल हीट एब्जॉर्ब हो किसी भी सब्सटेंस से, ताकि सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में बदल जाए। मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो 1 मोल से किसी भी सब्सटेंस में या उस सब्सटेंस में जो कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दे, इसी को हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन ये हो गया। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात मैं यहाँ पे लिख ही चुका हूं, तो इसे लिखना कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। The amount of heat absorbed by one molecule, the amount of heat absorbed by 1 mole of substance, to change from liquid to solid, vaporization, liquid to gaseous state. The amount of heat absorbed by 1 mole of substance to change from liquid to gaseous state is called the molar heat of vaporization। मोलर सेम बात हो गया, इसी के लिए है the molar heat of vaporization। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस से जितना अमाउंट एब्सॉर्ब किया जाएगा ताकि लिक्विड से गैसेस स्टेट में बदल सके, उसको हम लोग मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। मगर केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होगा, आइए एक्सेप्शन की बात करते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट होता है। दीज आर कांस्टेंट फॉर, किस किस के लिए कांस्टेंट होता है बाबू? वाटर। दीज आर कांस्टेंट फॉर वाटर, अमोनिया, सल्फर,
सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड इनके लिए कांस्टेंट होता है। तो इनके लिए कांस्टेंट जो होता है मोल हीट ऑफ फ्यूजन, मोल हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनको हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा चार्ट है जिसमें इसको हम लोग किलो जूल पर मोल के बेसिस पे कांस्टेंट रेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब समझते हैं कि भाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है या हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर दिया जाए तो क्या होता है। अगर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन of a liquid indicate that the intermolecular binding force in it are strong। अगर किसी भी लिक्विड में हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा होगा तो इससे ये पता चलता है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर जो बाइंडिंग है फोर्स के, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज कांस्टेंट कॉल्ड ट्रूटोन कांस्टेंट। अगर रेशियो हीट ऑफ वेपराइजेशन का और बॉइलिंग पॉइंट का देखा जाए, एक स्केल पे ना पाया जाए तो दोनों कांस्टेंट निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉरटन कांस्टेंट भी बोला जाता है। उसके बाद इसकी वैल्यू जो होती है वो 21.5 के अप्रॉक्स में होती है नॉर्मल लिक्विड पे। नॉर्मल लिक्विड पे 21.5 टॉरटन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अ वैल्यू हायर देन 21.5 सजेस्ट एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर कॉल्ड एबनॉर्मल लिक्विड। अगर कोई स्केल के ऊपर जाए, दैट इज 21.5 के ऊपर अगर उसका वैल्यू जाता है तो इससे ये पता चलेगा कि वो लिक्विड जो है वो लिक्विड नॉर्मल लिक्विड नहीं है, वो लिक्विड जो है एबनॉर्मल लिक्विड है। और इसके कुछ एग्जांपल जो हो जाएंगे वो हो जाएगा H2O, HF, SO2, ये इसके इनके साथ इंक्लूड होगा। द हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर एंड अमोनिया आर वेरी नियरली द सेम। हीट ऑफ फ्यूजन अगर वाटर की बात की जाए और अमोनिया की बात की जाए तो दोनों ही आई होप सेम होता है। ठीक है, 40.65 एंड 6.02 ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये हम लोग किस बेसिस पे देख रहे थे और हम लोग अभी किस बेसिस पे ले रहे हैं, तो हम लोग अभी टॉरटन कांस्टेंट के बेसिस पे ले रहे हैं, जिसमें आपका वाटर का फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन और अमोनिया का हीट ऑफ फ्यूजन दोनों सेम होता है। अमोनिया का और वाटर का अप्रोक्सीमेटली 6 है, 5.65 है, अप्रोक्सीमेटली नियरली उसके अप्रोक्स में सेम होता है, मान के चलेंगे हम लोग। दिस इंडिकेट दैट द फोर्स विच होल्ड मॉलिक्यूल टुगेदर इन वाटर एंड अमोनिया आर सेम मैग्नीट्यूड। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि मॉलिक्यूल वाटर के और अमोनिया के दोनों में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तीसरा, द हीट ऑफ फ्यूजन SO2 इज कंपैरेटिवली हाई व्हाइल दैट ऑफ HF। SO2 का हीट ऑफ वेपराइजेशन और HF का हीट ऑफ फ्यूजन, SO2 का हीट ऑफ फ्यूजन और HF का हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो बिल्कुल ही आपका हाई होता है। SO2 का हाई होगा HF के मुकाबले। क्यों हाई होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द हीट ऑफ, देखिए SO2 और HF की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो SO2 का जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, इसका हीट ऑफ फ्यूजन कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इससे ये पता चलता है कि होल्डिंग कैपेसिटी जो है SO2 मॉलिक्यूल की वो काफी ज्यादा है, काफी कस के एक दूसरे को बाइंड किए हुए रहेगा। और HF मॉलिक्यूल्स के जो बाइंडिंग फोर्स हैं वो ज्यादा ताकतवर नहीं होते हैं और वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं, जिसके वजह से HF मॉलिक्यूल के जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कम होते हैं और SO2 के ज्यादा होते हैं, हाई अमाउंट में आपको अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इंडिकेट दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन इट आर स्ट्रॉन्गर। अगर
हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड का होगा, इसका मतलब ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे इसमें काफी स्ट्रांग होंगे। दूसरा, द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द एब्सोल्यूट स्केल इज कांस्टेंट। अगर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का रेशियो हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर, तो कांस्टेंट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं टोरोटन कांस्टेंट। एंड इट हैज वैल्यू अराउंड 21.5 फॉर नॉर्मल लिक्विड। अगर कोई लिक्विड नॉर्मल होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21.5 हो जाएगी। A value higher than 21.5 suggest association of molecule। अगर कोई वैल्यू 21.5 को क्रॉस कर जाता है तो ये बताता है कि मॉलिक्यूल जो होंगे वो कैसे मॉलिक्यूल होंगे, एबनॉर्मल लिक्विड्स होंगे। वो नॉर्मल लिक्विड नहीं होंगे, वो एबनॉर्मल लिक्विड होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लिक्विड होने के लिए 21.5 होना चाहिए और उससे ज्यादा इंक्रीज कर गया तो वो एबनॉर्मल लिक्विड के कंडीशन में आ जाएंगे, जिसमें विच इंक्लूड अमोनिया, इसके अंदर अमोनिया भी आ जाते हैं, वाटर भी आ जाते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए जो कि एबनॉर्मल लिक्विड होते हैं। द हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर एंड अमोनिया आर नियरली सेम। हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का और अमोनिया का सेम होता है, नियरली सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि सेम होता है। दिस इंडिकेट दैट द फोर्स which hold molecule together in water and ammonia are of the same magnitude। इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों का हीट ऑफ फ्यूजन सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में, वाटर में और अमोनिया में, वो सेम मैग्नीट्यूड लगा रहे होंगे। सेम मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब उनमें ताकत क्षमता जो होगी वो बराबर होगी, जिसके वजह से वो हीट ऑफ फ्यूजन शो कर रहा है। The heat of fusion of SO2 is comparatively high। SO2 का heat of fusion जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है in comparison to हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं SO2 के वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और HF के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीकर होते हैं। दैट्स वाई हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है SO2 का ज्यादा होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड का हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो कम होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।